हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको प्रश्न का आंसर तो देना है, लेकिन आपको व्याख्या पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि व्याख्या से आपके सवाल बनने की संभावना 100% रहेगी। तो आप हमारे द्वारा दिए गए व्याख्या को अच्छे से देखिए, समझिए, सुनिए और आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न है हमारा। पहले नंबर का प्रश्न है, सही सुमेल नहीं है। आपको बताना है क्या सही सुमेल नहीं है। एक तरफ आर्टिकल्स का समूह है, एक तरफ उनसे जुड़े प्रावधान का समूह है। तो आपको बताना है कि क्या सुमेल नहीं है। आप इसके लिए कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपको देखना है कि नहीं है। ठीक है, आपको नहीं बताना है कि क्या सुमेल नहीं है। क्या अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका प्रधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 155 नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 156 कार्यकाल का प्रावधान है? क्या अनुच्छेद 157 योग्यता का प्रावधान है? क्या अनुच्छेद 159 पद का प्रावधान है? अब एक चीज आप समझिए, ये जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, ये सारे आर्टिकल्स राज्यपाल महोदय से संबंधित हैं। राज्यपाल के पद का उल्लेख किसमें है? कार्यपालिका प्रधान क्या है, नियुक्ति क्या है, योग्यता क्या है, कार्यकाल क्या है, इन सारे प्रावधानों के बारे में ये आर्टिकल्स व्याख्या करता है। तो आपको एक चीज बता दें कि देखिए एक ट्रिक है रकानी काया शाह। ट्रिक है रकानी काया शाह। रा से राज्यपाल का पद हो गया, का से कार्यपालिका प्रधान हो गया, नी से नियुक्ति हो गया, का से कार्यकाल, या से योग्यता और शा से शपथ। देखिए पद का उल्लेख 153 से शुरुआत है, 154 में कार्यपालिका प्रधान है, 155 में नियुक्ति का प्रावधान है, 156 में कार्यकाल है, 157 में योग्यता का उल्लेख है और 159 में राज्यपाल के शपथ के बारे में बताया गया है। एक ट्रिक है रकानी काया शाह, जिसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 153 से और खत्म होता है 159 पे। तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए रा से राज्यपाल का पद 153, ठीक है, यहाँ पे 154 कार्यपालिका प्रधान दे रहा है। देखिए 154 कार्यपालिका प्रधान, ये आपका राइट है। ठीक है, 155 कार्यकाल दे रहा है, यहाँ पे क्या है, देखिए ये देखिए 154 में नियुक्ति है। ठीक, अब यहाँ पे आपको सही सुमेल नहीं है बताना है, क्या सही सुमेल नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 159 डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप मिलान कर लीजिए। देखिए ये पूरा यहाँ पे रॉन्ग दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका रॉन्ग दे दिया गया, आपको मिलान करना है। 155 की बात करें तो 155 में कार्यकाल होगा, ये मिलान करना है आपको, सही। ठीक है, 156 में योग्यता है, ये हो गया। 157 में शपथ है और 154 आपका जो बताता है वो कार्यपालिका प्रधान बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये थोड़ा सा आगे पीछे दे दिया गया, ये क्रम सही नहीं है आपका, तो आप ये ध्यान रखिएगा। रकानी काया शाह 153 से लेके 159 तक है। 153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान है, 154 में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। 156 में कार्यकाल है, राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। ठीक है, 156 में योग्यता हो गया और 100 आपका देखिए 156 में ये योग्यता हो गया और इसमें क्या हो गया, शपथ हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सही नहीं बना हुआ है चार्ट, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है?
स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। आपको बताना है, यहाँ पर आंसर देना है कि कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समता है, कितने प्रकार की भ्रातृत्व की बात कही गई है, बंधुता की बात कही गई है। तो आप इसके लिए आंसर करेंगे। 4 विकल्प है आपके पास। आपको एक चीज बता दें कि प्रस्तावना क्या होता है। संविधान में बनाए गए प्रावधानों को, अधिनियमों को समझने के लिए प्रस्तावना लिखा गया है। प्रस्तावना लिखने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना जब हम पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं, तो यहाँ पे जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता की बात कही गई है। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए आप आंसर करेंगे। हम आपके आंसर को देखेंगे। 2 नंबर के लिए आप आंसर करेंगे। बिल्कुल एग्जाम होगा, ठीक है, आप लोग बस बने रहें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। तो चलिए देखिए, अगर हम बात करें न्याय की, ठीक, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, क्या न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। ठीक, कितने प्रकार का न्याय है? तो आप कहेंगे 3 प्रकार का न्याय है। ठीक है, स्वतंत्रता की बात करेंगे तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और वो कौन सा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। 2 प्रकार की समता के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समता है, 1 प्रकार की बंधुता के बारे में, भ्रातृत्व के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं 3, 5, 2 और 1। अब कौन सा आंसर, ये कौन सा आंसर आपका सही मिलान कर रहा है? 3, 5, 2, 1, 3, 5, 2, 1, 3, 5, 2, 1। पहला आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका राइट हो जाएगा, 3, 5, 2, 1। ठीक, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। न्याय, स्वतंत्रता, समता। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संसद के घटक हैं, आपको बताना है संसद के घटक हैं। ठीक, भारतीय संसद के घटक हैं। संसद के द्वारा, संसद का जो रोल होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसद के द्वारा कानून भी बनाए जाते हैं। क्या केवल लोकसभा राज्यसभा होते हैं संसद में? क्या राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा होते हैं संसद में? क्या लोकसभा राष्ट्रपति मंत्री परिषद होती है संसद में? क्या लोकसभा राज्यसभा या मंत्री परिषद होती हैं? एक चीज समझ लीजिए, ये है संसद। ठीक, संसद की बात करें तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, क्या होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। आप लोग व्याख्या पर ज्यादा ध्यान दीजिए, व्याख्या से प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, अब देखिए संसद का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में है और राष्ट्रपति के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में है। तो आपको पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद के 2 सदन होते हैं। देखिए, अगर हम अंग की बात करेंगे तो आप सिंपल 3 करेंगे। अगर हम सदन की बात करेंगे,
अगर हम सदन की बात करेंगे तो आप 2 कहेंगे। सदन माने हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक उसके अंग हो गए, हाउस में नहीं आएंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस आर्टिकल्स को याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर मिलान करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा बी आपका राइट आंसर है। 3 का बी आपका राइट आंसर है। आप लोग भी कमेंट करते रहें, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें, इसका ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4 का प्रश्न है, आंसर करेंगे। बड़ा यूनिक प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आपके बिहार सुपर टेट में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। आप खुद इसके बारे में बताएंगे, बस प्रश्नों को सुनिए, व्याख्या सुनिए, आंसर करें आप लोग। संवैधानिक निकाय नहीं है। क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? क्या नीति आयोग नहीं है? क्या वित्त आयोग नहीं है? क्या भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं है? क्या निर्वाचन आयोग नहीं है? हम एक एक पॉइंट्स को आपको क्लियर कर दें, ठीक है। सबसे पहले अगर हम क्लियर करते नीचे से, निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के अनुच्छेद 324 में बताया गया है। संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की व्याख्या करता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्हें शॉर्ट में बोलते हैं CAG, ये भारत सरकार के अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है। तो इनके जो पद का उल्लेख है अनुच्छेद 148 में किया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। वित्त आयोग, आप एक कमेंट करें हमें कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। अप्रैल में उन्होंने पद चेंज किया है, वो पद अपना ग्रहण किए हैं। बहुत सही, बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है। वित्त आयोग की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 280 इसकी व्याख्या करता है। अब बचा नीति आयोग। नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, ठीक। और योजना आयोग का जो नाम बदल के नीति आयोग किया गया है, यह किया गया है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग किया गया है। इसका जो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशंस ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो योजना आयोग था, योजना आयोग का जो गठन हुआ था ये 15 मार्च 1950 को किया गया था, जबकि नाम कब बदला है? 1 जनवरी 2015 को नाम बदला है। इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो चलें हम लोग शुरुआत करते हैं राइट आंसर की, जैसा कि आप लोगों ने भी दिया है। ए, नीति आयोग एक संवैधानिक संगठन नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए, सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या पता यही सारे आर्टिकल्स पूछ लिए आपके पेपर में। पांच नंबर का प्रश्न देखेंगे आप लोग। 5 नंबर के लिए प्रश्न करेंगे। सही सुमेल नहीं है, ठीक, नहीं बताना है आपको। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 होगा ये, इसको 4 कर लीजिए, ठीक है। ये 4 नहीं होगा, इसे आप जो है 5 करिए, ये 5 करिए, ठीक, ये 5 कर लीजिए। देखिए भाग 1 क्या बता रहा है? भाग 1 क्षेत्रफल के बारे में बता रहा है, बिल्कुल राइट है। ये भाग 5 है, ध्यान दीजिएगा, भाग 5 है। भाग 1 क्षेत्रफल के बारे में बता रहा है। पहले ये समझिए भाग क्या होता है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। पूरे संविधान को 22 भागों में बांटा गया है, ठीक, पूरे संविधान को 22 भागों में बांटा गया है और इन्हीं भाग के अंतर्गत अनुच्छेदों का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? अनुच्छेदों के बारे में पढ़ना है। भाग एक चैप्टर्स हो गया, पूरे संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। भाग के अंतर्गत हमें क्या पढ़ने? आर्टिकल्स पढ़ने हैं हमें। जैसे यहाँ हम देख भी सकते हैं, यहाँ आर्टिकल्स भी लिखा हुआ है। भाग 1 क्षेत्रफल बताता है, क्षेत्रफल में अनुच्छेद 1 से 4 तक में बताया गया है, ठीक है। भाग 2 नागरिकता, बिल्कुल सही है, ये भी सही मिलान है, ठीक है। भाग 3 मूल अधिकार, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है।
भाग 5, ये 5 है। भाग 5 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। आपको बता दें संविधान का भाग 4, ठीक है, संविधान का भाग 4 इसकी व्याख्या करता है। संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या करता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। ये इस टॉपिक से रिलेटेड ये आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इन्हें रीड कर लीजिएगा, प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर हम भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में क्या प्रावधान है? भाग 5 में संघ का प्रावधान किया गया है। भाग 5 में संघ है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। छह नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? आपको बताना है राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सत्य है। क्या राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता? ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्या राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? आप हमें कमेंट करके बताएं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और जब कार्यकाल समाप्त होगा तो उनके स्थान पे उतने ही नए मेंबर्स निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और देखिए ये यहाँ पे 5 वर्ष दे रहा है तो ये आपका रॉन्ग हो गया। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष होगा। ठीक, और यहाँ पे ये भी आपका राइट है, ये और ये आपका राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके सदस्य 25 वर्ष की आयु के होंगे। राज्यसभा, एक चीज आप समझ लीजिए, हमने आपको भी बताया था कि ये संसद है। ये क्या है? संसद है। ये संसद के 2 अंग हैं, 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, क्या है? ये राज्यसभा है और ये लोकसभा है। तो राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जबकि लोकसभा, विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है, और राज्यसभा, विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, पहला और तीसरा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 100% आपके बिहार सुपर टेट में यहाँ से प्रश्न बनेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, सही सुमेल नहीं बताना है आपको, क्या सही सुमेल नहीं है। क्या अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, ये तो सही है। 17 छुआछूत के बारे में बताता है, अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? यहाँ नेताओं का चक्कर छोड़ दीजिए। ठीक है, अपना तैयारी कंप्लीट रखिए, बस हो गया, कुछ मत सोचिए, बस पढ़ते रहिए। अनुच्छेद 18 क्या बताता है? क्या 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का प्रावधान है? आप क्या बताएंगे? संविधान का भाग 3, आप एक चीज थोड़ा सा संक्षेप में समझ लें। संविधान का भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बारे में बताया गया है। मूल माने बेसिक, माने एकदम बेसिक अधिकार हमारे आपके। ठीक है, तो मूल अधिकार के
ये एक पहला, देखिए वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। इन 6 मूल अधिकार में ये समानता के अधिकार से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो आप जो इसके लिए कमेंट करेंगे वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 7 का। ई क्यों होगा, क्योंकि 18 जो उल्लेख करता है वो क्या करता है, उपाधियों का अंत बताता है, उपाधियों का अंत के बारे में बताता है। जबकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 21A में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 100% यहाँ से सवाल बनेगा, कोई भी आर्टिकल्स पूछा जा सकता है। ज़्यादा उम्मीद है छुआछूत के अंत का, इसीलिए हमने इसको एक चार्ट के माध्यम से आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, इसके लिए कमेंट करेंगे आप लोग। अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रपति लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं। क्या 263 होगा, 262 होगा, 324 से 312? कमेंट करें इसके लिए। अंतर्राज्यीय परिषद ठीक है, इसके लिए कमेंट करेंगे आप लोग। क्या होगा? बहुत लोग सही आंसर भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, 312 संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है, 262 ये अंतर्राज्यीय नदी घाटियों से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति महोदय को लगे कि लोक हित के महत्व के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जरूरी है, केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जरूरी है, तो आर्टिकल 263 के द्वारा यह प्रावधान कर सकता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का संविधान कैसा है बताएं आप लोग, कमेंट करें इसके लिए। भारत का संविधान कैसा है? क्या कठोर है, लचीला है? कठोर और लचीला दोनों, ना कठोर ना लचीला। भारत का संविधान कैसा है आपको बताना है। अगर हम बात करें अमेरिका का संविधान कैसा है, तो आपका आंसर होगा कि अमेरिका का संविधान कैसा है? कठोर है। ठीक, कठोर क्यों है? अमेरिका में 7 अनुच्छेद हैं और 44 संविधान संशोधन हो चुका है। यहाँ पर 365 पहले अनुच्छेद था, अब तो 465 से ज़्यादा हो चुका है और उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। और लचीला की अगर हम बात करें तो यूके, इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम, कुछ भी कहें आप, तो कठोर अमेरिका का है, लचीला यूके का है। अब भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान कैसा है? भारत में कानून बनाने की सरल प्रक्रिया भी है, भारत में कानून बनाने की जटिल प्रक्रिया भी है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। ठीक है, कठोर और लचीला दोनों है। जब जैसी जरूरत पड़ी वैसे वहाँ पे प्रावधान बना लिए गए। ठीक, तो यहाँ पे आपका 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और अमेरिका, यूके को ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, व्याख्या सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? क्या 23, 24, 25 या 26? वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? एक चीज समझ लीजिएगा, एक प्रश्न बनने की संभावना और है।
सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, देखिए वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य है, 33 अन्य है। मुख्य का नाम है शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है, इसको लिख लीजिए, क्या पता यही आ जाए, शरद अरविंद बोबड़े ये मुख्य हैं, ठीक है। इनका क्रम है 47वां, शरद अरविंद बोबड़े का क्रम है 47वां, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होगा वो 65 वर्ष की आयु तक होगा, क्लियर है। अब हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट वर्तमान में राज्य हमारे यहाँ 28 हैं, लेकिन हाई कोर्टों की संख्या कितनी है, बिल्कुल आप लोग राइट बता रहे हैं, हाई कोर्टों की संख्या 25 है। और क्या एक चीज़ और बता दें सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन किया गया था, ठीक है। हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन 1866 में किया गया था। 1862 में सर्वप्रथम बार कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में हाई कोर्ट का गठन किया गया। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का पद मुक्ति का जो आयु होगा वो 62 वर्ष होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्यकाल पूछने की बहुत संभावना रहती है। तो यहाँ राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर का सवाल देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है। गणतंत्र, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो क्या है गणतंत्र से तात्पर्य, भारत एक गणतंत्र देश है, ठीक है, गणतंत्र, ठीक, गणतंत्र। यहाँ पे गणतंत्र संविधान की प्रस्तावना में भी गणतंत्र शब्द को प्रतिपादित किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा 25वां कौन सा है, आपका कमेंट है 25वां आपका जो है वो आंध्र प्रदेश का अमरावती। 2019 में 25वें हाई कोर्ट का गठन किया गया, आंध्र प्रदेश का अमरावती। ओके, तो यहाँ पे जो गणतंत्र से तात्पर्य होगा वो सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। भारत में संसदीय शासन, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर आपका सी होगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। भारत के जो प्रमुख हैं, भारत के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, इनका जो पद होगा, इनका पद वंश के अनुसार नहीं होगा। भारत में वंश परंपरा नहीं है, क्योंकि भारत एक गणतंत्र देश है, ठीक है। भारत में वंश परंपरा को वरीयता नहीं दी गई है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैसे हमने कोई भी ऐसे प्रश्न को नहीं रखा जो कि आपके लिए यूजफुल ना हो, समय कम है। संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आप कमेंट करके बताएं कि अनुच्छेद 368 होगा, अनुच्छेद 352 होगा, अनुच्छेद 333 होगा, अनुच्छेद 365 होगा। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप इसको समझें। अनुच्छेद 352 क्या है, आपका राष्ट्रीय आपात है, ठीक, राष्ट्रीय आपात के बारे में बताता है। अनुच्छेद 352 में कहा गया है जब कोई बाहरी आक्रमण का खतरा हो तो राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है, ठीक। अनुच्छेद 333 में विधानसभा के एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन के बारे में बताया गया, ठीक है। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, राज्यपाल महोदय के द्वारा, जबकि लोकसभा के नॉमिनेशन को खत्म कर दिया गया है। कल की क्लास में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा।
365 में राष्ट्रपति शासन है। अब इसको सुनिए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। राष्ट्रपति शासन है 365 अनुच्छेद, इसको सुन लीजिए। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है यहाँ पे जो आर्टिकल है, एक आर्टिकल 356 भी राष्ट्रपति शासन को व्याख्या करता है, एक आर्टिकल 365 भी राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति शासन से यहाँ पे तात्पर्य क्या है, जब केंद्र सरकार की बात राज्य सरकार ना माने तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे हो गया राइट आंसर आपका ए होगा 368 अनुच्छेद। और एक चीज है, भारत में संविधान संशोधन का जो प्रावधान है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कमेंट कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को सभी लोग एक बार दक्षिण अफ्रीका लिख दीजिए, क्योंकि यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सॉलिसिटर जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? क्या दूसरा सबसे बड़ा विधिक अधिकारी, राज्य सरकार को परामर्श देते हैं, ए और बी दोनों, या कोई नहीं? सॉलिसिटर जनरल होते हैं, कमेंट करेंगे आप लोग। आपको बता दें संविधान का अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। समझिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, और महान्यायवादी का जो मुख्य कार्य होता है वो भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देना होता है। भारत सरकार के लीगल एडवाइजर होते हैं महान्यायवादी। इनके पद के बारे में 76 में बताया गया है, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। अब महान्यायवादी तो भारत सरकार के कानूनी सलाहकार हो गए। अब महान्यायवादी को कानूनी मामलों पर परामर्श कौन देता है? सॉलिसिटर जनरल। कौन देते हैं? सॉलिसिटर जनरल परामर्श देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये परामर्श देंगे भारत सरकार को, ठीक है, भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देते हैं, जबकि सॉलिसिटर जनरल परामर्श देंगे महान्यायवादी को। तो जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो कौन होते हैं? दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76, ये आर्टिकल याद रखना है आपको। ओके, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। कोई भी इधर उधर की चीज़ों को नहीं रखा गया है। 100% आपको संविधान से सफलता मिलेगी। 100% की बात कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में आपको सब आएगा। ठीक, देखिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए? कैबिनेट मिशन योजना की अगर हम बात करें, थोड़ा समझ लीजिए, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत आता है। कब आता है? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना भारत आता है। और एक चीज है, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का गठन किया गया। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का गठन किया गया। कभी कभी एक प्रश्न और पूछता है, किस मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का गठन किया गया? तो कैबिनेट ऑप्शन में नहीं देता। कैबिनेट को हिंदी में मंत्रिमंडल योजना कहते हैं, तो यहाँ पे मंत्रिमंडल योजना हो जाएगा। ठीक, तो के मुताबिक कितने सदस्य निर्वाचित हुए आपको बताना है। 389, 93, 5, ये देखिए, इसको हटाइए, ये 389 इसको हटा दीजिए, 389, 92, 5, 389, 93, 4, 389, 93, 10। तो आपको बता दें राइट आंसर आप लोग क्या होता है, सी बता रहे हैं। ए जिन्होंने बताया है वो रॉन्ग है। यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। सी क्यों होगा? 389 जो मेंबर्स थे, यह मेंबर्स को लिया गया था ब्रिटिश प्रांत से। कहाँ से? ब्रिटिश प्रांत से। 93 मेंबर्स को लिया गया था देसी रियासत से। ठीक, और 4 मेंबर्स को लिया गया था कमिश्नरी क्षेत्र से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल इतने मेंबर्स निर्वाचित हुए थे। ठीक, तो राइट आंसर सी आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है,
आप प्रश्नों का स्तर देख रहे हैं, आपको पता है कि सब पूछा गया है, यहाँ तक कि सिविल में भी ये सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव। एक चीज बता दें, संविधान के पापा किसे कहते हैं, जनक किसे कहते हैं? तो भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। क्लियर? बी एन राव कौन थे? देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। पहली बैठक के दिन 9 दिसंबर 1946 को ध्यान दीजिएगा। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। माने आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक सलाहकार। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों ने लगभग सही आंसर दिया है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये करंट का क्वेश्चन है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी हमने आपको एक ऊपर बताया हुआ था कि वित्त आयोग के बारे में संविधान का अनुच्छेद 280 बताता है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और एक चीज बता दें, वित्त आयोग का मेन काम होता है केंद्र और राज्य के मध्य, ध्यान दीजिएगा, केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा करना। क्या होता है? करों का बंटवारा करना इनका मेन काम होता है। वर्तमान में क्या वाई बी रेड्डी है, चंद्रशेखर है, रंजन गोगोई है, या एन के सिंह है? राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों ने राइट आंसर बताया है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एन के सिंह। और इनका जो नंबर है ये भी ध्यान दीजिएगा, इनका 15 नंबर है, 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इनका जो कार्यकाल है, ठीक है, इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल इनका कितना है? 5 वर्ष का है। ठीक है, माने इन्होंने अप्रैल में अपने पद को ज्वाइन किया हुआ है, लिया हुआ है, तो 2020 से 2025 तक इनका कार्यकाल होगा। क्लियर है? 2020 से 25 तक। चलिए आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत निर्मात्री परिषद प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। प्रश्नों को समझिएगा। क्या आपको पता है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। हमने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से कितने मेंबर्स निर्वाचित हुए। तो यहाँ पे प्रश्न आपका पूछ रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। कितनी थी? क्या 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, या 15 लाख व्यक्ति? तो आपका राइट आंसर 17 के लिए। बहुत बढ़िया, आप लोग भी अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, एकदम राइट आंसर बता रहे हैं। बी, 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर को निर्वाचित किया गया था। क्लियर है? 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर्स को निर्वाचित किया गया था और टोटल 389 सदस्य निर्वाचित हुए थे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग संख्या को बनाए रखिए, संख्या को बढ़ाते रहिए। यकीन मानिए कि संविधान में कितने भी क्वेश्चंस आपके आयोग क्यों ना पूछे, बिहार का आयोग, वो सारे आपको इस क्लास से मिलेंगे। ठीक है, बस आप कंटिन्यू रहिएगा क्लास में। बाकी जिम्मेदारी मेरी है कि कैसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह था, क्या तिथि थी बताएंगे आप लोग? 16 अगस्त 1950, 1 अप्रैल 1951, 6 अप्रैल 1952, 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यह एक गैर संवैधानिक संगठन है। ठीक है, यह एक गैर संवैधानिक संगठन है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कब गठन किया गया? ठीक है, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह एक
योजना आयोग, नीति आयोग की जैसा यह भी एक गैर संवैधानिक संगठन है। क्लियर हो गया, गैर संवैधानिक संगठन है, कार्यकाल 5 वर्ष। आगे देखते हैं, किसी नए राज्य का गठन करना हो तो किस प्रकार के संशोधन से किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। किसी नए राज्य का गठन करना, अब आप सोचेंगे कि राज्य का गठन करना माने बहुत बड़ी बात हो गई है ना, राज्य का गठन करना माने बहुत बड़ी बात हो गई, तो क्या साधारण संशोधन होगा, विशेष संशोधन होगा, क्या विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन से संशोधन होगा, या कोई नहीं? तो आपको बता दें, संविधान का भाग 1 राज्य संघ क्षेत्रों में कोई चेंजेस करना हो तो उसकी व्याख्या करता है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में बताया गया है। अब किसी नए राज्य का गठन करना हो, जैसे 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकार का संशोधन होगा, तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 19 का बहुत लोग गलत बता रहे हैं, लगभग सभी लोग गलत बता रहे हैं, केवल पीयूष चौहान को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग गलत बता रहे हैं, ठीक। और बबीता ने भी सही बताया है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, राज्य के गठन करने का मतलब ये नहीं कि विशेष तथा राज्यों के अनुमोदन का समर्थन चाहिए या विशेष संशोधन चाहिए, सिंपल सी बात है, संसद के मेंबर्स कर सकते हैं। ए आपका राइट आंसर होगा, साधारण संशोधन के द्वारा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्नों की संख्या और लिए थे लेकिन टाइम का अभाव है, हम लोग कल और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 12 के तहत किसी भी राज्य के लिए किस तत्व का होना अति आवश्यक है? देखिए अनुच्छेद 12 तो यहाँ हटा ही दीजिए, आप इसको काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि बस आपको ये प्रश्न देना है किसी राज्य के लिए किस तत्व का होना अति आवश्यक है। अनुच्छेद 12 को यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा को बताता है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा को बताता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, राज्य की परिभाषा के बारे में अनुच्छेद 12 बताता है। क्लियर हो गया? अब आपको बताना है किसी भी राज्य के लिए किस तत्व का होना अति आवश्यक है। क्या जनसंख्या है, निश्चित भूखंड संप्रभुत्ता है, या गणराज्य है? अति आवश्यक तत्व है, ठीक है। तो देखिए प्रोफेसर गार्नर थे, एक थे प्रोफेसर गार्नर, ठीक। प्रोफेसर गार्नर के अनुसार किसी भी राज्य के लिए 4 तत्वों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक है भूखंड, निश्चित भूखंड, एक है सरकार, एक है संप्रभुता, और एक है जनसंख्या, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी राज्य के लिए 4 तत्वों का होना बहुत जरूरी है। वो 4 तत्व ये है, ठीक है। तो अगर ये 4 तत्व हैं तो आप एक राज्य कह सकते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या 1947 के पहले भारत एक राज्य था, तो आप आंसर करेंगे नहीं था, क्योंकि भारत के पास भूखंड था, सरकार थी, जनसंख्या थी, संप्रभुता नहीं था। संप्रभुता मीन्स होता है सर्वोच्च पावर, तो भारत के पास सर्वोच्च पावर नहीं था, माने भारत एक राज्य नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आप नहीं कर लीजिए। अगर नहीं की बात करें तो गणराज्य से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। गणराज्य से यहाँ कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया, थोड़ा प्रश्न गलत कर दिया गया है। तो चलिए, आप इतना टाइम हमें दिए, बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। आप लोग पर डे क्लास को देखिए और कल हम ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कराएंगे। देखिए पूरा बिलीव दिला रहे हैं कि जितने क्वेश्चंस आपकी आयोग पूछेगा लगभग क्वेश्चंस आपको क्लास से मिलेंगे संविधान के, ठीक है। आप एकदम निश्चिंत रहें। और क्लास आपको कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट जरूर करें। क्लास आपको कैसी लगी, कल हम लोग बाकी और क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्कार।